बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का किरोसा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां अपन स्टार्ट कर चुके हैं टीएमसी यानी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल स्टाफ नर्स एग्जाम से रिलेटेड स्पेशल एमसीक्यू सीरीज। इस एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 1 में अपन ने बहुत अच्छे से एमसीक्यूज और उनके रेशनल को डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 में भी अपन बहुत अच्छे और रेशनल एमसीक्यूज को डील करेंगे मेरे यानी विकास के साथ। और हमेशा की तरह आपसे ये वादा है कि एक एमसीक्यू न सिर्फ एक एमसीक्यू है, बल्कि उससे जुड़े हुए 3-4 और अच्छे एमसीक्यूज जो हमेशा एग्जाम में आते हैं उनको भी अपन साथ लेते हैं और उनको डील करते हैं, ताकि एग्जाम में आप इसके रेशनल के बेस पे बहुत अच्छा एप्लीकेशन करें और नए नए एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए इजी रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीएजी भी बोलते हैं। विच इज द प्रियोरिटी नर्सिंग एक्शन बिफोर द प्रोसीजर। यहाँ पे क्या है, बिफोर द प्रोसीजर। कीवर्ड हमेशा आपको क्वेश्चन में पढ़ने हैं और देखना है कि आंसर कौन से कीवर्ड के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ लिखा है बिफोर द प्रोसीजर, यानी अभी तक पेशेंट को एंजियोग्राफी हुई नहीं है, एंजियोग्राफी होने वाली है। स्टार्ट करते हैं एंजियोग्राफी की डेफिनेशन से। क्या होता है कोरोनरी एंजियोग्राफी? तो कोरोनरी एंजियोग्राफी, आपने कोरोनरीज आर्टरी सुना होगा, ऐसी आर्टरी जो किसको ब्लड सप्लाई करते हैं, हार्ट का सर्कुलेशन बनाते हैं, सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। तो हार्ट के सर्कुलेशन में जो आर्टरीज होती है उसकी क्या करना, एंजियोग्राफी करना या इमेजिंग करना, इमेजिंग करना, वो क्या कहलाता है, कोरोनरी एंजियोग्राफी। विच प्रियोरिटी एक्शन, अब इसमें होता क्या है, ये कैसे करते हैं, तो ब्लड के साथ एक कॉन्ट्रास्ट मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं, कॉन्ट्रास्ट, जिसको अपन डाई बोलते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट मिक्स करते हैं और ये कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो आयोडीन बेस्ड होता है। क्या होता है, आयोडीन बेस्ड होता है। ये बेसिकली ब्लड को कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर आप ऐसे ही एक्सरे लेंगे तो ब्लड उसमें विजुअलाइज नहीं होगा, लेकिन ब्लड के साथ अगर आप कॉन्ट्रास्ट मिलाएंगे तो वो विजिबल होगा आसानी से। और ब्लड जहां जहां रिड्यूस्ड है, जहां जहां ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, वहां कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। तो सिंपली कॉन्ट्रास्ट की हेल्प से अपन ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड वेसल्स की इमेजिंग करते हैं। तो सीएजी में क्या करते हैं, अपन ब्लड में कॉन्ट्रास्ट मिलाते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो आयोडीन बेस्ड होता है। दो फेमस ब्रांड इसके मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसको अपन कहते हैं आयोहेक्सोल डाई, या फिर इसको ओमनीपैक भी कहते हैं, ओमनीपैक डाई भी कहते हैं। इस डाई को अपन ब्लड में इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने से पहले अपना एक्शन होता है इसकी सेंसिटिविटी चेक करना, क्योंकि ये डाई क्या करती है, ये डाई करती है साइड इफेक्ट के रूप में एलर्जिक रिएक्शन। क्या करती है, इस डाई से क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है। ये रिएक्शन माइल्ड टू मॉडरेट और इवन सीवियर भी हो सकती है। अगर माइल्ड केसेस की अगर बात करें, माइल्ड एलर्जी में, तो अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया देखने को मिलेगा, इचिंग देखने को मिलेगी। लेकिन सीवियर केसेस के अंदर ये क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन या एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन देखने को मिलती है। और यहाँ तक कि पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए किसी भी कॉन्ट्रास्ट देने के लिए, चाहे वो कोरोनरी एंजियोग्राफी हो, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे वो माइलोग्राम हो, माइलोग्राम, तो इन सब कंडीशन में क्या करते हैं अपन, पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट देने से पहले कॉन्ट्रास्ट की क्या करते हैं, सेंसिटिविटी चेक करते हैं, ताकि एलर्जिक रिएक्शन या पेशेंट की डेथ या एनाफाइलेटिक रिएक्शन से क्या बचा जा सके। तो ये सब सिनेरियो होता है कोरोनरी एंजियोग्राफी का। आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन चेक करते हैं। व्हाट इज द बिफोर प्रियोरिटी नर्सिंग असेसमेंट। तो सबसे पहला क्या है, करंट फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक क्या है, इस पे अपन बाद में आते हैं, लेकिन अभी इसका कोई रोल नहीं है। फ्लूइड इनटेक बेसिकली बढ़ाते हैं अपन पेशेंट में, क्योंकि ये डाइज होती हैं वो रीनल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं, अभी डिस्कस करते हैं अपन। सेकंड, हिस्ट्री ऑफ एलर्जन टू आयोडीन और सेल्फिस। बिल्कुल अपन पेशेंट में हिस्ट्री चेक करेंगे कि कहीं पेशेंट आयोडीन, क्योंकि ये डाई किसकी बनी हुई है, मैंने यहाँ भी बता दिया, ये डाई बनी हुई होती है आयोडीन सप्लीमेंट की। तो आयोडीन बेस्ड होने के कारण अपन क्या करते हैं, आयोडीन के प्रति सेंसिटिविटी चेक करते हैं। शेल फिश, ऐसी फिश जो खारे पानी में पाई जाती है, समुद्री जो भी जलीय जीव होते हैं उनमें भी आयोडीन होता है। इसलिए अगर किसी पेशेंट में ऐसी हिस्ट्री है कि सेल्फिश खाने से उसको एलर्जिक कंडीशन डेवलप हुई है, तो उसमें भी ये क्या रहेगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। बाउल हैबिट्स चेक करने की जरूरत नहीं है, न तो डाई अपन बाउल रूट में डालते हैं, जीआई रूट में डालते हैं, और न ही ये बाउल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। फिर चेक करते हैं अपन स्लीप पैटर्न, इसकी भी कोई नीड नहीं होती है इसमें। तो ये यहाँ पर जो आंसर जाता है
वो जाता है हिस्ट्री चेक करना एलर्जी और सेल्फिश आयोडीन और सेल्फिश के प्रति हिस्ट्री चेक करना। और भी बहुत सारे एमसीक्यूज अपन इसमें डील करते हैं। रिलेटेड एमसीक्यूज क्या है, तो कोई भी कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन या किसी भी तरह का माइलोग्राम अगर होता है पेशेंट में, तो अपन क्या डालते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट डालते हैं। और कॉन्ट्रास्ट डालने के साथ ही दो कंडीशन चेक करने को मिलती है। फर्स्ट, ये जो भी कॉन्ट्रास्ट अपन ब्लड में मिक्स करते हैं, बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। किडनी या रीनल एक्सक्रीशन इनका होता है, रीनल एक्सक्रीशन। तो रीनल एक्सक्रीशन अगर बॉडी से होता है और अगर किडनी ही डैमेज है, अगर रीनल ही डैमेज है, रीनल फेलियर की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में ये बॉडी से प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी और बॉडी में टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं इनका लेवल बढ़ता रहेगा और टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन से बचने के लिए एडवाइज करते हैं अपन पेशेंट को, या डॉक्टर एडवाइज करता है, सबसे पहले क्या चेक करने को मिलता है, तो सबसे पहले अपन पेशेंट में देखते हैं KFT या RFT देखते हैं पेशेंट की। उसमें वैल्यू देखते हैं अपन क्रिएटिनिन की। तो क्रिएटिनिन की वैल्यू अपन चेक करते हैं इस कंडीशन में किसी भी कॉन्ट्रास्ट को देने से पहले किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें अपन क्या क्रिएट का लेवल चेक करते हैं। नॉर्मल लेवल इसका 0.6 से 1.2 नॉर्मल लेवल देखने को मिलता है। अगर ये लिमिट से ज्यादा है, 1.2 से ज्यादा है, तो वहां ये इंडिकेट करता है कि रीनल से एक्सक्रीशन इम्प्रॉपर है। उस कंडीशन में इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कैन बी गोज टू द साइड इफेक्ट या एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है। दूसरा जो है वो अपन एडवाइस करेंगे, नर्स क्या एडवाइस करेगी, प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि डाई डलने के बाद, और ये आफ्टर प्रोसीजर है, ये यहाँ पर बिफोर मेंशन कर रखा है। अगर आफ्टर प्रोसीजर पूछे आपसे कि प्रोसीजर के बाद आप क्या प्रायोरिटी एक्शन होगा या प्रायोरिटी एडवाइस क्या होगी, तो यहाँ पे फ्लूइड इनटेक को बहुत ज्यादा बढ़ाना। जब भी फ्लूइड इनटेक बढ़ेगा तो GFR बढ़ेगी, और GFR बढ़ेगी तो रीनल से कॉन्ट्रास्ट डाई का एक्सक्रीशन भी बढ़ेगा और बॉडी से उसके लेवल में कमी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा MCQ था, और ये MCQ भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि RFT या क्रिएट लेवल किसी भी कंट्रास्ट को देने से पहले क्यों चेक किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन से डील करते हैं। दैट इज द नर्स इज मॉनिटरिंग अ पेशेंट विद द सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब फॉर द इसोफेजियल वेरिसेस। दो वर्ड आए हैं। सबसे पहले SB ट्यूब यानी सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब पेशेंट में डली हुई है, मॉनिटर कर रही है विथ अ पेशेंट यानी ऑलरेडी डल चुकी है, विद इसोफेजियल वेरिसेस, ये कंडीशन पेशेंट में है। इसोफेजियल वेरिसेस क्या कंडीशन होती है, बेसिकली वेरिसेस बोलते हैं फ्रिजाइल वेन्स को, जो वेन कमजोर होती है, जिनसे ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी ब्लड रिसाव होता है, उन कंडीशन को बोलते हैं अपन वेरिसेस की कंडीशन। यानी यहाँ पर क्या होती है, इन्फ्लाम्ड एंड फ्रेजाइल वेन, फ्रेजाइल वेन्स जो देखने को मिलती है। और अगर ये वेन ईसोफेगस में है तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ईसोफेजियल वेरिसेस, और ये सोर्स होता है किसका, ब्लीडिंग का सोर्स होता है। यहाँ से क्या होती है, पेशेंट में GI ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन, इस वर्ड पे ध्यान देना है आपको, कॉम्प्लिकेशन कौन सा, डेंजरस, रूटीन कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने को आंसर को मार्क करना है। डेंजरस कॉम्प्लिकेशन इज, तो कौन सा डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहेंगे। फर्स्ट, एस्पिरेशन निमोनिया। चलिए डिस्कस करते हैं पहले इसोफेजियल वेरिसेस, अब बात करते हैं अपन ट्यूब के बारे में। तो सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब जो होता है, ये एक नेजोगैस्ट्रिक इसोफेजियल ट्यूब है, यानी ये नेजल के रास्ते से कहां डलती है, इसोफेगस से होते हुए स्टमक तक डलती है। ये 3 ल्यूमेन ट्यूब है, इसमें 3 ल्यूमेन होती है। पहली जो ल्यूमेन है वो स्टमक बलून होता है, स्टमक बलून, यानी स्टमक में अपन ले जाते हैं और बलून में एयर फिल करते हैं। अगर वो ब्लीडिंग सोर्स, अगर स्टमक इसका ब्लीडिंग सोर्स है, तो ये बलून फुलाने से जो है वो ब्लीडिंग कम होगी। अगर नहीं होती है तो अपन सेकंड बलून फुलाते हैं, जिसको कहते हैं इसोफेजियल बलून, इसोफेगस का बलून फुलाते हैं, ये इसकी सेकंड ल्यूमेन होती है। और थर्ड होता है इसका सीक्रेशन लेने के लिए, यानी एस्पिरेशन करने के लिए, सक्शन, बेसिकली इसका नाम है सक्शनिंग के लिए। तो तीसरा जो होता है सीक्रेशंस, जो ओरल कैविटी में या इसोफेगस के टॉप पर जो सीक्रेशंस होते हैं उनको सक्शन करने के लिए 3 ल्यूमेन होती हैं, तो इसको अपन सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब कहते हैं।
काम किस लिए आती हैं? ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में काम आती है और ये लास्ट मेथड है ट्रीटमेंट का। इसोफेजियल या जीआईटी से अगर कोई ब्लीड हो रहा है तो लास्ट लाइन का ट्रीटमेंट जो होता है वो सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब को डालना। इस ट्यूब में 2 बलून होते हैं और बलून को फुलाने से ये वेन चिपक जाती है वॉल में, यानी यहाँ से अगर ब्लीडिंग हो रही है और यहाँ बलून फुलाते हैं तो अंदर बलून फूलने से बलून और दीवार जो वॉल है जीआईटी की उसके बीच में एक प्रेशर बनता है और उस प्रेशर की वजह से जो वेरिसेस हैं वो ब्लड लीक नहीं करते हैं। तो ये लास्ट मेथड होता है। 3 ल्यूमेन होती है ट्यूब, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेजल रूट से या ओरल रूट से, मोस्टली नेजल रूट से ये डाली जाती है स्टमक तक। स्टमक में एक बलून, इसोफेगस में दूसरा बलून और तीसरा जो ल्यूमेन होता है वो सक्शनिंग का होता है, सीक्रेशंस को सक्शन करने का। तो ये ट्यूब डाली जाती है ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। अब बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ कि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। तो एस्पिरेशन निमोनिया, बिल्कुल एस्पिरेशन निमोनिया देखने को मिल सकता है, लेकिन ये एक डेंजरस कंडीशन नहीं है, इससे पेशेंट की सडन डेथ हो जाए ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सेकंड, ट्यूब डिस्लॉजमेंट लीडिंग टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये करेक्ट आंसर है। इसोफेगस में डली हुई ट्यूब जो होती है वो मिसप्लेस हो जाती है, डिसलॉज हो जाती है और आगे ऊपर की तरफ जब भी ये डिसलॉज होके ऊपर की तरफ आने लगती है तो बलून में प्रेशर की वजह से ये आगे की ट्रेकिया को पिंच कर देता है। क्या करता है डिसलॉज में? ये ट्रेकिया को कंप्रेस करने का काम करता है। अगर ये ट्यूब ऊपर की तरफ डिसलॉज होती है तो ट्रेकिया के कंप्रेशन से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है और ये ऑब्वियसली एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ये एक एमसीक्यू है। अब करें क्या अगर पेशेंट में ऐसा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले, अगर ट्यूब का डिसलॉजमेंट देखने को मिले, तो एक फेमस क्वेश्चन आता है, कीप या केप्ट सीजर एट बेड साइड। जिस भी पेशेंट को सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब डली हुई है उस पेशेंट के बेड साइड में सीजर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सीजर से अपन क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, कट करेंगे, कट ट्यूब को कट करेंगे और जो इसमें बलून में प्रेशर भरा हुआ है उसको रिलीज कर देंगे और पेशेंट को जो ट्रेकिया जो पेशेंट की कंप्रेस हो रही थी उससे एकदम क्विक रिलीफ मिल जाएगा। तो ये बलून में प्रेशर कितना होता है ये भी याद रखें, 25 से 45 mm ऑफ Hg इसमें प्रेशर फिल करते हैं। और जब भी डिसलॉजमेंट देखने को मिले तो सीजर के थ्रू काट के जल्दी से एयर प्रेशर लीक कर देते हैं ताकि पेशेंट की रेस्पिरेशन में ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर सकें। हाइपोकैल्सीमिया का कोई भी लेना देना नहीं है सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब से। नोजिया वोमिटिंग एक सिंपल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है बट इट इज नॉट अ डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। चलिए, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द विच पेन असेसमेंट टूल। यहां पर क्या है, एक टूल यूज हो रहा है पेन असेसमेंट के लिए, यूज्ड फॉर क्रिटिकली इल। ये पहला वर्ड है, दूसरा वर्ड है वेंटिलेटेड पेशेंट और तीसरा है हु कैन नॉट कम्युनिकेट। यानी आपको पेशेंट में पेन का असेसमेंट करना है जो पेशेंट ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है, क्रिटिकली इल है यानी आईसीयू में है और पेशेंट कम्युनिकेट नहीं करता यानी वर्बल रेस्पॉन्सेस पेशेंट में नहीं है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, पेशेंट में वर्बल रेस्पॉन्स पेशेंट में नहीं है। तो इस कंडीशन में वर्बल रेस्पॉन्स नहीं होने की कंडीशन में कौन सी प्रॉपर स्केल या टूल काम में लेंगे वो अपन देखते हैं। सबसे पहला आता है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, ये नहीं काम में लेंगे क्योंकि इसमें वर्बल रेस्पॉन्स चाहिए। दूसरा वोंग बेकर फेस, ये चाइल्ड्स में काम में लेते हैं, या फिर नॉन कम्युनिकेटिंग पेशेंट जिसमें कम्युनिकेशन का बैरियर होता है तो चाइल्ड में स्पेशली काम में लेते हैं। इसमें भी रेस्पॉन्सेस पेशेंट का 1 to 1 अपने साथ रेस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। तीसरी है विजुअल एनालॉग स्केल, ये भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स पे डिपेंडेंट होती है तो इसको भी अपन यूज नहीं करेंगे। चौथी आती है क्रिटिकल केयर पेशेंट ऑब्जर्वेशन टूल यानी CPO2। ये प्रॉपर टूल होता है किसी भी पेशेंट का जो कि आईसीयू में है, जो कि वेंटिलेटेड है। तो वेंटिलेटेड और आईसीयू में काम करने वाले पेशेंट को अपन पेन असेस करते हैं COPT से। देखते हैं COPT में क्या होता है। तो COPT में 4 चीजें देखने को मिलती हैं, 4 रेस्पॉन्सेस के थ्रू अपन मेजर करते हैं CPO2।
यानी क्रिटिकल पेशेंट ऑब्जर्वेशनल टूल। जैसा कि अपने लिखा है ऑब्जर्वेशन करना, सिर्फ पेशेंट को क्या करते हैं ऑब्जर्व, तो जो नॉन कम्युनिकेटिंग पेशेंट है वेंटिलेटर पे है उसको अपन क्या कर सकते हैं ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व करते हैं अपन 4 पॉइंट्स का। सबसे पहला फेशियल एक्सप्रेशंस, दूसरा अपन करते हैं मसल टोन, तीसरा अपन करते हैं बॉडी मूवमेंट, और चौथा देखते हैं कंप्लायंस विथ वेंटिलेटर। पेशेंट कहाँ है, वेंटिलेटर पे है लिखा हुआ है, तो वेंटिलेटर कंप्लायंस चेक करते हैं, कंप्लायंस विथ वेंटी। तो ये 4 रेस्पॉन्सेस बेसिकली चेक करते हैं अपन CPO2 स्केल, जो कि पेन असेसमेंट करती है आईसीयू और इसमें वेंटिलेटर पेशेंट के अंदर। तो इन चारों के थ्रू अपन पेन असेस करते हैं। इसका अगर स्कोर पूछ ले कभी एग्जाम में, तो इसका स्कोर जो होता है वो 0 से लेके 8 तक का होता है, और अगर 3 के बराबर या 3 से ज्यादा है इसका स्केल, इसका मतलब क्या है, पेन प्रेजेंट है पेशेंट में, पेन की कंडीशन प्रेजेंट है। तो ये कुछ टूल हैं जो अपन यूज लेते हैं आईसीयू में। एक और बेहतरीन स्केल होती है BPS, आपने अगर नाम सुना होगा, दैट इज द बिहेवियरल पेन स्केल। सिंपल पेन स्केल है, और ये भी आईसीयू में और वेंटी के पेशेंट में स्पेशली काम में ली जाती है। बिहेवियरल पेन स्केल BPS और CPO2 दो टूल हैं जो किसमें यूज करते हैं अपन, क्रिटिकली इल नॉन कम्युनिकेटिंग एंड वेंटिलेटर पेशेंट के अंदर। चलिए, डेली TMCs के वीडियो अपन इस YouTube चैनल यानी किरोशा एकेडमी पर अपलोड करते हैं। किरोशा एकेडमी के ऑफलाइन मटेरियल में एक स्पेशल बुक जो एग्जाम ओरिएंटेड है अवेलेबल है, आप इसको परचेज करें। बहुत ही हेल्पफुल और क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट के साथ ये बुक हमने बनाई है, और मोर हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दे रखा है। आप किसी भी तरह का अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। और YouTube पर आप अगर किरोसा एकेडमी को फॉलो नहीं करते हैं तो जल्दी से इसको फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ नर्स इज वर्किंग इन अ मेडिकल सर्जिकल फ्लोर व्हेन दे विटनेस अ पेशेंट सडनली कोलैप्स। पेशेंट सडनली कोलैप्स हो चुका है, नर्स वहां पर फ्लोर पे काम कर रही है। द पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव, नॉन ब्रीथिंग एंड हैज नो पाल्पेबल पल्स। पेशेंट ब्रीथ भी नहीं कर रहा है, पेशेंट रेस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है, और इवन पेशेंट में पल्स भी गायब हो चुकी है। अ कोड ब्लू इज कॉल्ड, और कोड ब्लू किसके लिए बुलाते हैं, कार्डियक इमरजेंसी के लिए। ये सबको पता होना चाहिए। हॉस्पिटल कोड, कोड ब्लू क्या होता है, कोड ऑरेंज, कोड पिंक, ये सब क्या होते हैं। तो कोड ब्लू वहां पे अनाउंस हो गया है पेशेंट में, यानी कार्डियक इमरजेंसी है। द AED यानी डिफिब्रिलेटर या डिफैब इज बॉट टू द बेड साइड, डिफिब्रिलेटर बेड साइड लाया जा चुका है। What is the first and most critical action the nurse should taken upon EED arrival? जब भी डिफिब्रिलेटर आ जाता है उस कंडीशन में पेशेंट का नर्स का क्या रोल रहता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इमीडिएट प्लेस द AED पैड्स ऑन द पेशेंट चेस्ट एंड बैक। बिल्कुल सही है कि अपने को EED पैड्स को प्लेस करना है, लेकिन इमीडिएट प्लेस करना बिल्कुल जरूरी है, ना समझी है, क्योंकि पहले डिफिब्रिलेटर को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा पेशेंट की रिदम या पेशेंट की पल्स के साथ। तो ये इमीडिएटली ऐसा कुछ सेटअप करेंगे ये पॉसिबल नहीं है। टर्न ऑन AED एंड फॉलो द वॉइस प्रॉम्प्ट, नहीं, पेशेंट में पल्स नहीं है, नॉन पाल्पेबल पेशेंट है और कोड ब्लू चालू है। तो अगर एक या एक से ज्यादा अगर नर्सिंग पर्सनल्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर अवेलेबल हैं, तो दूसरे को आप बोल सकते हैं कि AED को ऑन करें और उसको प्रॉम्प्ट्स को कमांडिंग प्रॉम्प्ट्स को फंक्शनली लावें। तीसरा है कंटिन्यूअस कंप्रेशन अंटिल AED इज फुल सेटअप। यस, पेशेंट में पल्स नहीं है, और जब तक पल्स नहीं है आप क्या देंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन यानी CPR देंगे पेशेंट को। तो जब तक डिफैब सेट होता है, जब तक डिफैब जो है वो वर्किंग कंडीशन में आता है, तब तक आपको कंटिन्यूअस CPR देनी है। ये इसका करंट आंसर है। CPR आप सभी को पता है 3:2 रेशियो में 3 कंप्रेशन 2 ब्रीथ पेशेंट को देते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डिलीवर द रेस्क्यूअर ब्रीथ बिफोर द टर्निंग ऑन EED, नहीं, ब्रीथ देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3:2 के रेशियो में अपन पेशेंट को AED यानी डिफिब्रिलेटर चालू होने तक क्या करेंगे क्या प्रोवाइड करेंगे, कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज द फर्स्ट। लेकिन मोर करेक्ट आंसर भी है। सबसे पहले आप क्या देंगे, चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, फिर जो है वो टर्न ऑन करेंगे, फिर पैड लगाएंगे पेशेंट पे। तो ये सीक्वेंस रहने वाला है
डिफिब्रिलेटर के यूटिलिटी के कंट्रास्ट में। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, दैट इज द 70-year-old पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड अ कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन ऑफ डॉक्सीरूबिशिन एट द 50 मिलीग्राम पर आवर। डोज कैलकुलेशन का सिंपल टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये नॉर्थ साइड से लेके CHO तक हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन ड्रग कैलकुलेशन से आता ही आता है। सिंपल है, डिजायर्ड डोज कितना है, इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो डिजायर्ड डोज बटा अवेलेबल इनटू क्वांटिटी, ये इसका फॉर्मूला रहने वाला है। किसी भी तरह की अगर यूनिट गलत दी हुई है तो उसको चेंज करें। यहाँ देखें mg पर आवर, यहाँ भी mg है और ml है, और आंसर भी आपको ml पर आवर में पूछा गया है, यानी कहीं भी कुछ भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। डिजायर्ड डोज जो है 50 है और 220/500, ये सॉल्व करें, आपका आंसर आएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट बॉक्स में हिट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। बहुत बढ़िया, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स को मिल्क इजेकुलेशन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। मिल्क इजेक्शन, दो चीजें होती हैं, मिल्क इजेक्शन और मिल्क फॉर्मेशन। यहाँ पर मिल्क इजेकुलेशन पूछा गया है। कैसे होता है मिल्क इजेकुलेशन? तो सबसे पहले पेशेंट जो होता है बेबी जो होता है वो निप्पल को क्या करता है, शकिंग करता है, निप्पल में शकिंग करता है, और इसको शक करने से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वहां पर नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, रिलीज होता है, और फिर जो होता है वो क्या होता है, मिल्क का एजेकुलेशन होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं या मिल्क एजेकुलेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। यानी ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना सक्शनिंग के द्वारा, निप्पल सक्शनिंग के द्वारा अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं। कंफ्यूज ना होइएगा, एक और ऑक्सीटोसिन रिलीजिंग रिफ्लेक्स आता है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूं, दैट इज द फर्ग्यूशन रिफ्लेक्स। ये भी एक रिफ्लेक्स है, इसमें भी ऑक्सीटोसिन आता है, लेकिन आता है दूसरे तरीके से, ऑक्सीटोसिन के या पिट्यूटरी ग्लैंड के स्टिमुलेट होने से। तो फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स किस तरीके से ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। नहीं, प्रोलैक्टिन इज नॉट अ मिल्क इजेक्शन, दैट इज द मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन। कौन सा है, मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है प्रोलैक्टिन। पी से याद रखना, पी से प्रोडक्शन और पी से प्रोलैक्टिन, तो ये क्या है, प्रोलैक्टिन। ये मिल्क क्या है, मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है। पी से प्रोडक्शन, पी से प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये मिल्क इजेकुलेशन का काम करता है, यानी लेट डाउन रिफ्लेक्स। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है वो अलग काम करते हैं। अगर बात करें इनके काम की तो ये क्या काम करते हैं, ब्रेस्ट पे ही इनके चेंजेस देखते लेते हैं, वैसे बहुत सारे इनके काम होते हैं। तो ईस्ट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, ब्रेस्ट में डक्ट का फॉर्मेशन करता है, ब्रेस्ट में डक्ट के डेवलपमेंटल, जो ब्रेस्ट डक्ट होती है, डक्ट डेवलपमेंट का काम करता है। और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो जो ब्रेस्ट के एरियोलाज होते हैं, एल्वियोलार डेवलपमेंट में काम करता है, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में। इवन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान यानी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मिल्क के इजेक्शन को रोकता है। तो प्रिवेंट मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या करता है, मिल्क के इजेक्शन को प्रिवेंट करता है। तो ये इन सब का फंक्शन है और यहाँ करेक्ट आंसर है ऑक्सीटोसिन। आपको कमेंट में बताना है फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी कि टीएमसी नर्सिंग ऑफिसर्स की जो रिकॉर्डेड मेंटरशिप लाइव क्लासेस हैं वो ऐप पे उपलब्ध हैं। आप किरोसा एकेडमी का ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे कोर्सेस में रजिस्टर करें, और डिस्काउंट के लिए आप एक्स्ट्रा कूपन TMC 100 को अप्लाई करें और एक्स्ट्रा डिस्काउंटेज का लाभ उठाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द मॉन्टेग्यूमेरी ट्यूबरकल इज अ चेंज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मॉन्टेग्यूमेरी ट्यूबरकल देखने हैं, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चेंजेस हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल में हार्मोनल चेंजेस के थ्रू कई सारे ऑर्गन में बहुत तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, और यहाँ पूछा है मॉन्टेग्यूमेरी ट्यूबरकल। तो ब्रेस्ट इसका आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 लाइन आंसर है।
ब्रेस्ट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैसे चेंजेस मिलते हैं को देखने हैं तो ब्रेस्ट के जो नियर बाई ग्लैंड्स होती हैं, जो सीबेसियस ग्लैंड होती हैं, ब्रेस्ट की सीबेसियस ग्लैंड होती हैं, ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट में आके ये किस में चेंजेस हो जाती हैं, ये चेंजेस हो जाती हैं मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स में। तो इन ट्यूबरकल्स में चेंजेस हो जाती हैं, कैसी हो जाती हैं, सेबेसियस ग्लैंड एनलार्ज हो जाती हैं, एनलार्ज्ड हो जाती हैं और स्मॉल होती हैं, ये साइज में छोटी होती हैं और एनलार्ज्ड सीबेसियस ग्लैंड हो जाती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये चेंजेस देखने को मिलता है ब्रेस्ट के अंदर। क्यों चेंजेस देखने को मिलता है, क्या जरूरत पड़ती है इन मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स की, तो इनका फंक्शन या इनका रोल अपन समझें तो ये बेसिकली जो है वो निप्पल के सराउंड ल्यूब्रिकेशन और एक ऑयल का सिक्रेशन करते हैं, प्रोटेक्टिव ऑयल एंड ल्यूब्रिकेशन का सिक्रेशन करते हैं और ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं, प्रिवेंट निप्पल क्रैकिंग, निप्पल जो क्रैकिंग हो जाती है फीडिंग के टाइम पे, तो ब्रेस्ट फीड के टाइम पे निप्पल जो क्रैक हो जाता है स्किन में, उसको प्रिवेंट करने के लिए लुब्रिकेशन और ये प्रिवेंटिव ऑयल सीक्रेट करते हैं मोंटेग्यूमेरी ट्यूबरकल, जो कि सेबेशियस ग्लैंड्स के चेंजेस या डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। यूट्रस में और सर्विक्स में कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप अगर गुडेल्स साइन या चैडविक साइन देखते हैं तो उन दोनों में प्रेगनेंसी के दौरान ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओवेरीज के अंदर रिमार्केबल चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं, आपको कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो देखने को मिलती है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, दैट इज द मोंटेग्यूमेरी ट्यूबरकल इज विच टाइप ऑफ द साइन। तो प्रेगनेंसी के असेसमेंट में बहुत सारे साइन देखने को मिलते हैं और ये साइन जो होता है वो होता है प्रिजम्पटिव टाइप का साइन, ये होता है प्रेगनेंसी साइन होता है कौन सा, मोंटेग्यूमेरी ट्यूबरकल। एक और ट्यूबरकल बहुत फेमस है अगर आप एमएसएन पढ़ते हैं, दैट इज द गोन्स ट्यूबरकल, गोन ट्यूबरकल या गोन्स ट्यूबरकल इनको कहते हैं ट्यूबरकल्स। ये ट्यूबरकल देखने को मिलते हैं लंग्स में और टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस, लंग्स टीबी के अंदर जो है वो गोन ट्यूबरकल देखने को मिलते हैं, तो इन दोनों को कृपया मैच न करें। Montgomery tubercle is a normal physiological changes during the pregnancy seen in the sebaceous glands of the breast। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी डोज कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। द डॉक्टर ऑर्डर 90 मिलीग्राम ऑफ द लिक्विड कफ सिरप, यहाँ पर भी ml में यूनिट है, नीचे भी ml में है और यहाँ पर भी ml में है, तो यूनिट चेंज करने का कोई सीन नहीं है। द लिक्विड कफ सिरप लेबल रीड्स 120 mg मिलीग्राम इन 5 मिलीलीटर ml में है। And how much cough syrup should be a nurse give to the patient, तो desire upon available into quantity माने 20 upon 120 into 5, इसको आप गुणा करें और कमेंट में आंसर हिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ द स्टमक इज सीक्रेटेड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टमक की कौन सी सेल के थ्रू HCl का सीक्रेशन होता है, HCl का सीक्रेशन कहाँ होता है, स्टमक में होता है और ये इसको एसिडिक इन्वायरमेंट यानी पीएच का लेवल जो होता है वो 1 से 2 बना के रखता है। ये प्रोटीन के डाइजेशन में पेप्सिनोजन का पेप्सिन में कन्वर्जन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, या इसी की वजह से पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में आ पाता है। तो पीएच मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको सिंपल याद रखना है कि जो पीएच में हेल्प करे, यानी पीएच किससे जुड़ा हुआ है, HCl में, तो पीएच में कौन हेल्प करता है, पीएच से हेल्प करता है पैराइटल सेल, P फॉर पैराइटल सेल, P फॉर पीएच, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P फॉर पैराइटल एंड P फॉर पीएच यानी HCl। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि पैराइटल सेल जो है P से पैराइटल, P से पीएच, सिंपल ट्रिक HCl को सीक्रेट करने का काम करती है। बाकी ये और स्टमक की सेल हैं जो क्या क्या काम करती हैं ये भी अपन देख लेते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। चीफ सेल जो होती है वो पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म है उसका सीक्रेशन करती है, पेप्सिनोजन का सीक्रेशन करने का काम करती है, जिसके ऊपर बाद में ये HCl काम करता है, जिसको किसमें पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। गोबलेट सेल जो होती है वो म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं और ECL सेल जो होती है ये सीक्रेट करती हैं हिस्टामिन का सीक्रेशन करती हैं। और पैराइटल सेल
HCl और pH को कम करने का, 1 से 2 pH यहाँ पर स्टमक में मेंटेन रहता है, जो कि पेप्सिन को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। Repeat information about the TMC nursing officer recorded and live classes and last questions की तरफ बढ़ते हैं। That is the which of the following is related complication of the Barrett esophagus। तो इनमें से कौन सा डिजीज जो है वो Barrett esophagus के कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि Barrett esophagus होती क्या है। थोड़ी सी एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसके लिए आपको समझनी है। ईसोफेगस के जो लोअर पार्ट में है वो अंदर, सबसे अंदर की जो लेयर होती है एपिथेलियल लेयर, वो किसकी बनी होती है? तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल की बनी होती है। स्क्वेमस एपिथेलियम की ये लेयर बनी हुई होती है और बार बार एसिड के कांटेक्ट में आने से, यानी स्टमक HCl जो होता है अगर रिगर्जिटेट होके बार बार लोअर ईसोफेगस की एपिथेलियल या लेयर को डिस्टर्ब करता है, इरिटेट करता है, तो ये एंड ऑफ पीरियड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है कॉलमनार में, कॉलमनार एपिथेलियल में ये चेंज हो जाती हैं। तो इस कॉलमनार एपिथेलियल में चेंज होने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, या ये डिजीज ही क्या कहलाती है? बेरेट ईसोफेगस कहलाती है। अब ये बेरेट ईसोफेगस जो है तो किस कंडीशन में देखने को मिलता है? तो क्रोनिक GERD यानी क्रोनिक गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में देखने को मिलता है, जहां बार बार क्या होता है? एसिड का रिफ्लक्स होता है किसमें? ईसोफेगस में। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है बेरेट ईसोफेगस? बेरेट ईसोफेगस जो है एक प्री कैंसरस कंडीशन है, प्री कैंसरस या प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, मैलिग्नेंट कंडीशन है, और ये लीड करती है आगे जाके ईसोफेजियल एडिनोमा यानी प्री कैंसरस कंडीशन है जो आगे जाके ईसोफेगल के कैंसर को कॉज करती है। तो बार बार GERD अगर किसी पेशेंट को है तो उसको एडवाइस करते हैं कि बार बार बेरेट ईसोफेगस के लिए स्क्रीनिंग का फॉलो अप लेता रहे। दूसरे ऑप्शन देखते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो पेप्टिक अल्सर की अगर बात करें तो पेप्टिक अल्सर जो है वो स्टमक में देखने को मिलते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये डियोडेनम में देखने को मिलते हैं। ईसोफेगस से इनका कोई लेना देना है नहीं। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो कोलोन का डिजीज है। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी बाउल का डिसऑर्डर है। ये फंक्शनल डिसऑर्डर है, यानी बाउल हैबिट्स फंक्शनल डिसऑर्डर है बाउल के थ्रू, जो कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है। आप आगे कभी इसका क्वेश्चन आए तो रेशनल जिक्र करेंगे इसका। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। TMC MCQ सीरीज का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जरूर देखें। किरोसा एकेडमी को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं ताकि आप वहाँ सिलेक्शन ले सकें। बहुत बहुत